हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमने जो इंग्लिश ग्रामर की फ्री सीरीज शुरू कर रखी है उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं। फंक्शनल ग्रामर के भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 या 3 टॉपिक ही हमारे रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस यानी विराम चिन्ह। जिस तरह से हम जिंदगी में चलते फिरते हैं या फिर मान लो कहीं पर रोड क्रॉस कर रहे हैं, हर जगह एक विराम जरूरी है, यानी एक ठहराव जरूरी है। अगर रोड क्रॉस करते टाइम हम इधर उधर ना देखें या रुके नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक इसी तरह से जब भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लिखते हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स हम स्टडी करते हैं, क्योंकि पंक्चुएशन से उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो पंक्चुएशन में सबसे पहले सेंटेंस को समझेंगे। द काउ सेड द मास्टर इज यूजफुल एनिमल। यहाँ पर मैंने कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया है और आपको भी ये लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर द काउ सेड के बाद पंक्चुएशन मार्क लगा देती हूँ कोमा, तो इसका क्या मीनिंग है देखिए। द काउ सेड, काउ ने कहा द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल, कि मास्टर एक यूजफुल एनिमल है। अब जब मास्टर एक आदमी है तो वो यूजफुल एनिमल कैसे हो सकता है? अर्थ का अनर्थ हो गया है ना। जब पंक्चुएशंस को यूज नहीं करते हैं ढंग से तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस इन्वर्टेड कोमा को यहाँ से हटाकर द काउ के बाद लगा देती हूँ सेड द मास्टर और मास्टर के बाद लगा देती हूँ, तो उसके बाद देखिए ये हमारी डायरेक्ट स्पीच आ जाती है। इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? द काउ सेड द मास्टर इज यूजफुल एनिमल, यानी बात हो रही है काउ की। बात कौन कर रहा है? मास्टर। द मास्टर सेड, मास्टर ने कहा कि जो काउ है दैट इज अ यूजफुल एनिमल, वो एक यूजफुल एनिमल है। तो देखा आपने, हम जब पंक्चुएशंस का यूज करते हैं तो किस तरह से जो पूरा सेंटेंस है वो अपने आप में चेंज हो जाता है। तो काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा मार्क ऑफ पंक्चुएशन है कैपिटल लेटर्स। कोई भी जब सेंटेंस शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला लेटर होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? कैपिटल से ही शुरू होता है। उसके बाद जो प्रॉपर नाउन्स आती हैं हमारी, प्रॉपर नाउन्स कैसे? जैसे रिवर्स है, रिवर्स तो है पर कौन सी? गंगा। बॉयज है, बॉयज का नाम एक मैं ले लूं जैसे प्रॉपर नाउन बॉयज, बॉयज में मैंने ले लिया रामा, तो ये रामा है, ये हमेशा क्या लिखा जाएगा? कैपिटल। जो भी प्रॉपर नाउन होंगी, राम, श्याम, हरीश, रिया, सिया। फिर उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनते हैं। ये हमने अपने एडजेक्टिव्स की क्लास में पढ़ा था। जैसे रशिया से रशियन, इंग्लैंड से इंग्लिश, फ्रांस से फ्रेंच, इंडिया से इंडियन। इस तरह के जो हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं वो कौन से बनते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स और प्रॉपर नाउन, उनको में हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, चाहे बीच में भी आ जाए तो आई हमेशा क्या रहता है? आई हमेशा कैपिटल रहता है। नेक्स्ट इज ओ, आई के साथ लेटर कौन सा आता है? ओ। ओ जो लेटर है, ओ दैट आई वर अ किंग, ओ दैट इज द क्वेश्चन, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से जब इमेजिनेशन के लिए करते हैं, ओ आई नो देम, आई नो देम, इस तरह से करते हैं तो वहां पर भी ये ओ जो है क्या आता है? कैपिटल लेटर्स में यूज होता है। नेम ऑफ द बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। बुक्स है जैसे हमारी रामायणा, द महाभारता, कुरान, बाइबल, जितने भी हमारी होली या रिलीजियस बुक्स हैं, या नेम ऑफ द बुक्स भी हैं हमारे, वो भी क्या आएंगे? रामायणा। अब एक चीज देखिए, मान लो ये तो एक एक जो नाम है एक शब्द के हैं। अगर मान लो इस तरह से नाम है हिस्ट्री ऑफ religious movements in India,
हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। देखिए एक ही बुक का नाम है लेकिन कितने सारे वर्ड्स इसमें आ गए। तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे? जो भी हमारे मेन वर्ड्स होते हैं उनको हमेशा क्या करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और जो भी हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं? जैसे ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, तो द भी आ जाता है, एट भी आ जाता है। उस तरह के सारे वर्ड्स किसमें हम स्मॉल लेटर्स में यूज करेंगे और जो मेन वर्ड्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे मैगजीन्स आ जाती है, द इंडिया टुडे या टाइम्स मैगजीन। उसके बाद न्यूज़पेपर्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द दैनिक जागरण या किसी के भी नाम है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आए, वो हमेशा क्या रहेंगे, कैपिटल ही रहेंगे। उसके बाद है डायटी। डायटी हमारा कौन होता है? हमारा ईश्वर या भगवान होता है। उसके लिए भी जैसे लॉर्ड है, गॉड है, या इन्हीं के बारे में अगर कहते हैं हिम या हिज पावर, हिज ग्लोरी, जब भगवान के लिए ये यूज किए जाते हैं तो ये हिज, ये पोजेसिव वर्ड भी, और जो गॉड है, लॉर्ड है, तो ये भी हमेशा क्या आएंगे, ये हमेशा कैपिटल ही आएंगे। इसके बाद है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारे कौन से आ गए? जैसे रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, माउंट आबू है। जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं सबके कैपिटल लेटर्स में ही नाम लिखे जाएंगे। उसके बाद है हमारे फेस्टिवल्स हैं, होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, जितने भी फेस्टिवल हैं चाहे नेशनल फेस्टिवल हो या रिलीजियस। नेशनल फेस्टिवल कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है। और रिलीजियस फेस्टिवल हो गए होली, दिवाली, ईद, दशहरा, तीज और क्रिसमस, ये सारे कैपिटल्स में ही लिखे जाएंगे। इसके बाद जितने सी, ओशन, बे, आइलैंड, रिवर, लेक जितने भी हैं सबके नाम क्या होंगे? कैपिटल लेटर्स में ही होंगे। डेज एंड मंथ होते हैं, जैसे मैं 5 जून है तो यहाँ पर ये जो जून है ये किस में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। सेंटेंस के बीच में, शुरू में, पहले कहीं पर भी जब डेज ऑफ द वीक होते हैं तो वो भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। उसके बाद आ जाती हैं एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस जैसे MLA लिखते हैं या MBBS लिखते हैं, वो सारी कहाँ कैसे आएंगी? कैपिटल लेटर्स में ही आएंगी। एब्रीवेशंस होती हैं जब बड़ी फॉर्म का हम स्मॉल कर देते हैं। नासा है, रडार है, इनके एक एक वर्ड के मीनिंग अलग हैं, लेकिन इनको हम इकट्ठा, इनके पहले लेटर को हम कैपिटल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है। अब सेकंड मार्क ऑफ पंक्चुएशन है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हिंदी में पूर्ण विराम, वो हम इस तरह से लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम फुल स्टॉप इस तरह से एक डॉट की तरह लगाते हैं। तो ये कहाँ पर लगता है? सबसे पहले लगता है ये असर्टिव सेंटेंसेस में। असर्टिव सेंटेंसेस हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा है, 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव जो सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कोई भी काम हम नेचुरली कर रहे हैं या स्टेटमेंट है, जैसे रिया इज डांसिंग, ही इज स्टडिंग, ही चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? अफर्मेटिव है। इसके बाद सेंटेंस जब पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप आता है। नेक्स्ट इज नेगेटिव, जैसे रिया इज नॉट डांसिंग, इसी को ही हम नेगेटिव रूप में कह रहे हैं, निषेधात्मक, कि वो ऐसा नहीं कर रही है, वहां पर ये सेंटेंस कंप्लीशन के बाद आता है। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर भी दे सकते हैं, उसमें रिक्वेस्ट भी होती है, उसमें प्रोहिबिशन भी होता है, उसमें सजेशन भी होता है। तो जैसे डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यूजुअली हमने पार्क में देखा होगा, या फिर कहीं पर पार्किंग नहीं होती तो वहां पर होता डू नॉट पार्क हियर, और उसके बाद फुल स्टॉप का यूज होता है। नेक्स्ट जितने भी हमारी एब्रिविएशंस हैं, जैसे कि मिस्टर, मिसेस या डॉक्टर, MLA, RBI, यहाँ पर क्या यूज करते हैं? हम एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड में क्या चला हुआ है कि ये जो फुल स्टॉप है इनका क्या हो गया है? ओमिशन हो गया है। ओमिशन क्या होता है? अब इनको लिखा नहीं जाता है। सिंपल आपने भी कहीं पर होर्डिंग्स में या टीवी में आप देखते होंगे, सीधा ये
विदाउट एनी फुल स्टॉप इनको लिखा जाता है, तो इनका ओमिशंस आजकल ट्रेंड में है। नेक्स्ट कोमा। कोमा यानी अल्प विराम। कोमा कहाँ कहाँ पर यूज होता है? प्रॉपर और कॉमन नाउन्स में, जैसे कि रिवर्स, there are many natural things like rivers, trees, animals, flora and fauna। जितनी भी मैंने चीजें बोली हैं यहाँ पर, उन सब के बीच में क्या आएगा? कोमा आएगा। या प्रॉपर नाउन है, जैसे 3 या 4 नाम इकट्ठे होते हैं, अर्नव, राघव, दिवांश, एंड से पहले तक क्या आएगा? उसमें कोमा आएगा। नेक्स्ट प्रोनाउन में, प्रोनाउन जैसे भी I, he and you are to blame। I, he and you, अगेन ये कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं। और प्रोनाउन में जब भी कोई नेगेटिव सेंस में या कोई गलत काम कर रखा है, तो उसमें इन तीनों पर्सन्स का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? 1 2 3 या 1 3 2। ये 2 सीक्वेंस होते हैं जब भी जैसे I, he and you are to blame। तो प्रोनाउन में ये यूज हो रहा है आई और ही के बाद। बताया ना, 3 या 4 या 5 जितने भी नाम है, एंड से पहले जितने हैं उन सभी में क्या आएगा? कोमा आएगा। नेक्स्ट एडजेक्टिव्स, जैसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज कर रखे हैं। शी हैज, लॉन्ग, स्मूथ, सिल्की, 3 चीजें हैं। एंड से पहले 2 देखिए, लॉन्ग एंड स्मूथ है, तो इनके बीच में क्या आएगा? कोमा आएगा। उसके बाद वोकेटिव, जब भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। वोकेटिव क्या होता है? जब एम्फेसिस करके किसी को बोला जाता है, संबोधन करके, कि हे डू नॉट गो फ्रॉम देयर, या टिमी गो टू योर बेड। जब किसी को स्पेशली एम्फेसाइज करके बोला जाता है तो उसके बाद क्या आता है? कोमा आता है, और उसके बाद में सेंटेंस बोला जाता है। क्लोजेस में देखिए, जब भी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, 2 सेंटेंस हैं, उनके बीच में क्या आएगा? कोमा आएगा। जैसे एज यू सो शैल यू रीप, तो सो से पहले क्या आएगा? कोमा। जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस में हमेशा क्या आता है? कोमा आता है। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करी, बट फेल, बट से पहले क्या आया है? कोमा आया है। एंड द नेक्स्ट लास्ट इज डेट। डेट जब हम लिखते हैं तो 24 अगस्त कोमा, ईयर से पहले क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं। इसके बाद हमारा मार्क ऑफ पंक्चुएशन है सेमीकोलन या अर्धविराम जिसको कहते हैं। पहले फुल स्टॉप था, फिर था अल्प विराम। अल्प मतलब लिटिल, थोड़ा थोड़ा रुकना है। अर्धविराम मतलब बिल्कुल बीच में। जैसे कोऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं। क्लोजेस हमने पढ़ा था कि 2 सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे वैल्यू के होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन जो पहले सेंटेंस होता है दैट इज प्रिंसिपल क्लोज, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है, बीच में कंजक्शन जुड़ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा वो कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाता है। तो वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए। फिर इसके बाद देखिए, हमने ये मार्क लगा है, इसको क्या बोलते हैं? सेमी कोलन। अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। पढ़िए, नहीं तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? ये मार्क ऑफ पंक्चुएशन। अब पेयर ऑफ वर्ड्स में आते हैं। ऑफन कंफ्यूज्ड वर्ड्स में हम ये स्टडी करते हैं। एक जैसे इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, तो उसको अगर लिखते हैं हम तो कैसे लिखते हैं? जैसे रेन और रेन, रेन यानी बारिश, रेन यानी शासन करना। डिफरेंस बताना है तो लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे कि भाई पेपर में जैसे आते हैं इस तरह से सेमीकोलन का यूज करते हैं, और उसके बाद पहले एक ये पेयर हो गया और उसके बाद ये दूसरा पेयर हो गया, तो उनको ऐसे लिखा जाता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये माने प्रिंसिपल स्कूल का मुखिया, और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। ठीक है, तो इनके बीच में इनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन। द नेक्स्ट मार्क ऑफ पंक्चुएशन है कोलन। कोलन के लिए इस तरह से ये जो 2 डॉट्स हैं ये दी जाती हैं। जब भी हम कोई डायलॉग बोलते हैं वो रिटन फॉर्म में होता है, तो डायलॉग में हमेशा इस तरह से लिखा होता है। जैसे रीता, इसके आगे जो 2 डॉट्स हैं इनको हम डॉट्स नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या होते हैं? ये कोलन होते हैं। रीता कहती है, पूछती है वेयर आर यू गोइंग? किससे? सीता से। देन सीता आंसर्स आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इस तरह के जब डायलॉग या कन्वर्सेशन में जब हम यूज करते हैं तो इनको बोलते हैं कोलन। नेक्स्ट इज जब कॉन्ट्रास्ट क्लोज में यूज करते हैं।
कॉन्ट्रास्ट क्लोज मतलब जो आपस में विरोधी या ऑपोजिट बातें होती हैं उनको हम कॉन्ट्रास्ट क्लोज कहते हैं। टू एरर इज टू ह्यूमन, उसके बाद यहाँ पर देखिए कोलोन का यूज हुआ है। एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, कि बंदा बनाए रब ढहाए, ये जो हमारी प्रोवर्ब है ये उसका मतलब है। या टू रिपीट द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मैंने कह दी है और बाद में मैं उसको दोबारा से कह रही हूँ लेकिन शॉर्ट में कह रही हूँ। जैसे आई विल नॉट ईट दिस ब्रेड, मैं इस ब्रेड को नहीं खाऊंगी, बीच में कोलोन है, इट इज स्टेल। यहाँ पर ना तो मैंने बिकॉज का यूज किया है, ना एज का यूज किया है और ना देयरफॉर का यूज किया है। यहाँ पर सीधा सेमीकोलोन, ये कोलोन का यूज किया है। मैं इस ब्रेड को नहीं खाऊंगी क्योंकि, क्योंकि की जगह मैंने क्या लगा दिया, कोलोन लगा दिया। इट इज स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, क्योंकि ये बासी है इसलिए मैं इसको नहीं खाऊंगी। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेशन, हम सभी को पता है जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सिंपल हेल्पिंग वर्ब से हो या फिर WH फैमिली या कोई भी क्वेश्चन हो, उसके एंड में हमेशा क्या आता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन, ये वन लगा के पूर्ण विराम लगा के और उसके नीचे फुल स्टॉप है। इस तरह का जो भी हम इंटरजेक्शंस हमने कल किए थे वीडियो में, इंटरजेक्शंस क्या होता है, जब भी हमारी जो सडन फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, तो जो दुख के, खुशी के जो भी शब्द हैं, वो जो भी वर्ड है, उनके तुरंत बाद क्या लगता है, अलास लगता है। ये प्राइमरी इंटरजेक्शंस में हमने कल पढ़ा था। तो इनके बाद ये बाद में भी लग सकता है, बीच में भी लग सकता है, पहले भी लग सकता है। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जब कोई प्रार्थना की जाती है ईश्वर से तो उनके लिए क्या लगता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये मार्क आ जाता है, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफ, इस तरह का ऊपर, कोमा तो इस तरह नीचे लगता है लेकिन ये ऊपर लगता है। कहाँ आता है, नाउन को पॉजेसिव बनाने के लिए। अर्नव क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगा के मैंने क्या कर दिया, अर्नव्स फ्रेंड। ये रिलेटिव्स में हो जाते हैं, जैसे कि संबंध बोलते हैं ना, का, के, की। अपोस्ट्रोफी लगाने से एस का मतलब क्या बन जाता है, का, के, की। अर्नव्स फ्रेंड, अर्नव का दोस्त। माई फादर्स ब्रदर, मेरे पिताजी के भाई। का, के, की, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगाने से बन जाता है। जब कोनोटेशंस की बात करते हैं, कोनोटेशंस होता है वाक्य को सिकोड़ना या छोटा करना। जैसे डू नॉट को लिखते हैं डोंट, कैन नॉट को लिखते हैं कांट। तो यहाँ पर भी किसका यूज किया है, एपोस्ट्रेशन का, एपोस्ट्रोफ का यूज किया है। नेक्स्ट इज कोटेशन, ये उद्धरण चिन्ह होते हैं, ये इस तरह से दो इन्वर्टेड कोमा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तो वहां पर हम सारे सेंटेंसेस डायरेक्ट के ऐसे ही दिए होते हैं। ही सेड सिया रीड्स अ बुक एवरी डे, उसने कहा कि सिया हर रोज एक पढ़ती है। तो ये जो उसने कहा है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो हमेशा किस में होती है, इन कोलोन में, सॉरी कोटेशन में के अंदर होती है। नेक्स्ट, जो भी कैपिटल लेटर्स हम यूज करते हैं, मान लो कोई मैं सेंटेंस कह रही हूँ, कोई बात कह रही हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं भागवत गीता डेली पढ़ती हूँ, आई रीड भागवत गीता डेली। तो जो दो द भागवत गीता है ना, उसको किस में लिखेंगे हम, या तो सिंगल कोटेशन मार्क देंगे या फिर डबल कोटेशन मार्क देंगे, या किसी मैगजीन का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, शिप का नाम, वो सारा हम कोटेशंस के देंगे। जैसे माई नेटिव लैंड इज एन इंस्पायरिंग पोएम, जो माई नेटिव लैंड है, ये देखो एक पोम का नाम है और इसको किस में किया है, कोटेशन दी है, चाहे एक एक ही हो लेकिन इसका नाम जो है कैपिटल लेटर में आएगा और मार्क ऑफ कोटेशन भी इसमें दिए जाएंगे। और ये एक इंस्पायरिंग पोम है, तो इसके बाद नीचे कोई कोमा नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइफन। हाइफन के लिए ये एक छोटा निशान होता है और डैश के लिए एक बड़ा, इसीलिए मैंने दोनों ऊपर नीचे लिखे ताकि दोनों में जो डिफरेंस है वो आराम से समझ में आ जाए। पहले हाइफन को देखते हैं। हाइफन इज यूज्ड फॉर
कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और उनको जोड़ने के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले टच मी नॉट। टच मी नॉट इज द नेम ऑफ अ फ्लावर। छुई मुई का पौधा जिसको कहते हैं ना, छुई मुई का पौधा, फ्लावर, टच मी नॉट। तो टच मी नॉट, क्योंकि हाथ लगाते हैं ना ऐसे, वो सिकुड़ जाता है। तो 3 वर्ड है और इनको कनेक्ट करने के लिए हाइफन का यूज किया गया है। जैसे सन इन लॉ है, सन इन लॉ है, ब्रदर्स इन लॉ है, या डॉटर इन लॉ है, पासर्स बाई है। इस तरह के जब 2 वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? हाइफन। नेक्स्ट, मैथ्स में भी आपने देखा होगा, जब फ्रैक्शंस का यूज करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन होती है और इस तरह से जब लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको कि 2/3। तो यहाँ पर इसको जब लिखेंगे शब्दों में 2/3 होता है, तो 2 और 3 दो के बीच में क्या आएगा? हाइफन आएगा। या जब टाइमिंग्स की हम बात करते हैं, जैसे 4 to 9 या 6 to 10, तो इस तरह से टाइम के बीच में भी क्या लगाते हैं? हम हाइफन ही लगाते हैं। नेक्स्ट, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो किसी वर्ड से पहले लगकर उसके मीनिंग में चेंज कर देते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर, कोऑपरेशन, वाइस प्रिंसिपल। इस तरह के वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम बीच में हाइफन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए डैश। डैश भी बिल्कुल आपको इसी जैसा लग रहा होगा, लेकिन हाइफन छोटा होता है और डैश क्या होता है? बड़ा। और किस लिए यूज होता है? डैश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी हम कोई बात कर रहे हैं और उस बात से हम तुरंत वापस आना चाहते हैं, जैसे इफ माई हस्बैंड वर अलाइव, अगर मेरे हस्बैंड जिंदा होते। एक लेडी को ये बात कह रही है, लेकिन बीच में देखिए यहाँ पर हाइफन का यूज है, इसमें हाइफन नहीं है, ये है डैश। डैश का यूज है। फिर वो क्या कहती है? बट व्हाई लिमिट फॉर द पास्ट। वो एक बात कह रही है कि इफ माई हस्बैंड वर अलाइव, अगर मेरे हस्बैंड जिंदा होते। अब वो सोच रही है कि वो दुख में जाएगी, तो उस चीज से वो वापस रिटर्न लेती है और क्या कहती है? बट वाइट लेमेंट द पास्ट, लेकिन जो बीत गया उसके लिए क्या रोना। तो उस बात से तुरंत पलट गई। वहां पर क्या आया? हमारा डैश आया है। नेक्स्ट है, जब कोई भी स्कैटर्ड टर्म्स होती हैं, अलग अलग शब्द होते हैं, उनको ऐड करना होता है इकट्ठा, तो कैसे यूज करते हैं? जैसे फ्रेंड्स, कंपनी, कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स। उसके पीछे ये मार्क है, देन लगा है ऑल डिजर्टेड हिम। उसके चाहे फ्रेंड थे, कंपेनियंस थे या रिलेटिव्स थे। फिर एक पोज लिया है उसने, और ये पोज क्या है? डैश है, और उसके बाद ऑल डिजर्टेड हिम, सभी ने उसको छोड़ दिया है। मतलब कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा लंबा सांस लेके कि उन्होंने उसको छोड़ दिया है। तो उस तरह से जब रिटर्न में आता है तो ये इस तरह की चीजें जो साइन है वो लग जाते हैं। नेक्स्ट इज पैरेंथेसिस, या जिसको राउंड ब्रैकेट्स हम कहते हैं। इस तरह से जो ब्रैकेट मैथ्स में भी आपने बहुत सारी देखी होगी, या लैंग्वेज में सेंटेंस में भी आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे यस्टरडे, यानी इस सेंटेंस में बात हो रही है, ब्रैकेट में दे दिया है यहाँ पर यस्टरडे, कि कल फ्राइडे था, इट वॉज अ हॉलीडे। अगर फ्राइडे ना भी देते कि यस्टरडे इट वॉज अ हॉलीडे, कल एक छुट्टी का दिन था भाई, लेकिन उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि कल क्या था? फ्राइडे था। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर ये जो राउंड ब्रैकेट है ये हमारी पैरेंथेसिस होगी। एक स्क्वायर ब्रैकेट भी होती है। मैथ्स में हमारे ऐसे दिया होता था ना, सबसे बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट होती थी, उसके बाद ये अंदर राउंड ब्रैकेट होती थी। लेकिन यहाँ इंग्लिश ग्रामर में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? एडिटर्स के द्वारा इनको यूज किया जाता है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, तो ब्रैकेट दो तरह की है, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट्स का दोनों का मतलब एक ही है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन राउंड ब्रैकेट जो है वो राइटर के द्वारा ऐड की जाती है, और जो ब्रैकेट होती है स्क्वायर वाली ये एडिटर के द्वारा ऐड की जाती है किसी भी वर्क में। नेक्स्ट इज पीरियड। अब आप ये कहोगे कि ये तो फुल स्टॉप है। ये फुल स्टॉप तब होता है जब पूरा एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट
दिया होता है उसके बाद आता है फुल स्टॉप। लेकिन पीरियड कब बोलते हैं इसको? जब भी हम MLA या APA साइटेशंस यूज करते हैं रिसर्च में, PhD में, तब वहां पर चार्ल्स डिकेंस राइटर का नाम लिखकर उसके बाद ये फुल स्टॉप दिया जाता है। क्या ये मैंने अपने आप में सेंटेंस कहा है? नहीं, मैंने तो सिर्फ राइटर का नाम लिखा है, लेकिन राइटर के नाम के बाद एक फुल स्टॉप है। MLA APA साइटेशंस में ये यूज किया जाता है और इसको बोलते हैं पीरियड। इसके बाद जो ये इस तरह की छोटी छोटी ये लाइनें होती हैं, टूटी हुई लाइनें, इनको बोलते हैं एलिप्सिस। जो ओमिटेड वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं एलिप्सिस? ओमिटेड वर्ड्स होते हैं। सॉरी, कुछ कहा उसने लेकिन राइटर ने क्या किया? एलिप्सिस देके ये कहा कि भाई आगे की बात उसने नहीं बताई, सॉरी कह के उसने कुछ और भी बोला होगा, लेकिन एलिप्सिस यूज करके उसने फुल स्टॉप का यूज कर दिया है। ये पीरियड नहीं है, ये फुल स्टॉप है। नेक्स्ट इज स्लैश। ऐसे जो तिरछा, ये स्लैंटिंग लाइन जो हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लैश। और इसका मतलब होता है और मतलब या तो ये या तो वो। जैसे when he or she will come। अब जब मैं बोलूंगी इसको तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी when he/she will come। जब मैं इसको बोलूंगी orally तो क्या बोलूंगी? when he or she will come, but sign will be this slash। जैसे हम ट्रू और फॉल्स बच्चों के टेस्ट लेते हैं, वहां पर लिखते हैं इस तरह का साइन, या तो ये ट्रू है या तो फॉल्स है। बच्चा या तो ट्रू पे टिक लगा गया, फॉल्स पे, तो इसका मतलब है ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट, जब भी डेट, मंथ और ईयर होता है, हमेशा डेट को हम कैसे लिखते हैं भाई? स्लैश का यूज करके लिखते हैं। एंड द लास्ट इज एस्टरिस्क। इस तरह का जब स्टार मार्क होता है ना, कोई भी जब पेज पढ़ते हैं सॉरी, तो वहां पर किसी वर्ड के ऊपर इस तरह से स्टार मार्क होता है, रेड कलर में या ब्लैक कलर में, कैसा भी होता है। इसका मतलब है इस चैप्टर के एंड में यहाँ पर फुटनोट दे रखे होंगे और यहाँ पर 1, इसी तरह स्टार मार्क करके 2। इसका मतलब है ये जो सेंटेंस, ये वर्ड है, इसका मतलब यहाँ नीचे दिया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको स्टार को बोलते हैं एस्टरिस्क, और इसका मतलब है कि एक स्पेशल वर्ड है जिसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है, या एक एक्सेप्शनल केस है, इसके रूल्स अलग हैं, वो नीचे फुट नोट्स में हमेशा दे रखे होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की हमारी पंक्चुएशन क्लास में मैंने कोशिश करी है कि जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो आराम से आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, प्लीज डू लेट मी कमेंट इन द कमेंट सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।